हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। ये लेक्चर है चैप्टर सेमीकंडक्टर्स पे ऑफ क्लास 12th। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स डिस्कस किया था क्लास 11th का। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन शॉट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑफ क्लास 12th। तो अगर ये लेक्चर पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है, क्लास 11 का सेमीकंडक्टर्स नहीं देखा है, तो थोड़ा सा इस लेक्चर में समझने में मुश्किल जा सकता है। द रीजन बीइंग कि वो पूरा बेसिक्स है इस सेमीकंडक्टर्स का। So without wasting our time, we'll start with our today's lecture and our first topic is rectifier, है ना। Again I know क्योंकि सब बच्चों का सबसे कहते जो सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक होता है वो थोड़ा सा ये है सेमीकंडक्टर्स का। आखिरी का पार्ट छोड़े तो लॉजिक गेट्स अगर छोड़ दिया तो मुझे पता है तुमको ये चैप्टर बहुत बोर होता है, खास करके बीच वाला पार्ट ट्रांजिस्टर एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें रटना पड़ता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बट सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बहुत छोटे छोटी बातें हैं जो तुमको याद रखनी चाहिए। 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर पे, है ना। 2 क्वेश्चन का वेटेज है, करीब करीब 2-3 इसके आसपास आएंगे क्वेश्चंस। 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 2 से कम भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, दैट इज रेक्टिफायर, है ना। व्हाट इज रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, है ना, विच कन्वर्ट्स AC टू DC, ठीक है। देखो घर में अपने पास में जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन देखते हैं, वो मोबाइल फोन क्या होता है? मोबाइल फोन एक DC डिवाइस है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? बैटरी है ना। हमारे घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर की भी क्या एक बैटरी है, ठीक है। लेकिन घर में जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? AC। घर में जो सप्लाई आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो तो चैप्टर भी पढ़ा अपन ने अलग से, है ना। तो हमको इस अल्टरनेटिंग करंट को पहले डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल या फिर अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसको देने से पहले। तो वो कन्वर्ट कौन करेगा? तो वो कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC, है ना। क्लियर। अब रेक्टिफायर के जो टाइप्स होते हैं ना, ये 2 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको पहले ना एक यहाँ पे ऐसा एक ट्रांसफार्मर दिखता है, ये जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ पे अपन एक डायोड लगाते हैं D, और यहाँ रहता है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना सप्लाई रहता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने से पहले हम जो AC है उसको समझेंगे। एक AC की ना एक ऐसी साइकिल होती है, एक साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है इसके बारे में, है ना। तो एक AC में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे 2 हाफ साइकिल होते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला पॉइंट पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट नेगेटिव रहेगा, है ना। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना। मतलब डायोड के एक साइड में, ये साइड में पॉजिटिव लगेगा, दूसरे साइड में यहां के थ्रू देखो ऐसा नेगेटिव लगेगा। तो ये जो डायोड होता है ये होता है रिवर्स फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस डायोड क्या होता है? क्लोज स्विच होता है। मतलब डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट्स, और डायोड जब कंडक्ट करेगा तो हमको RL के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा। ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव आ गया, नीचे पॉजिटिव आ गया।
पलट गया ना डायरेक्शन, डायरेक्शन पलटने की वजह से, मतलब इसका मतलब पहले करंट ऐसा फ्लो हो रहा था तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, अब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव। तो जो डायोड है वो ऐसा हो गया। अब ये जो डायोड है ना, ये वाला डायोड, ये क्या है, एक रिवर्स बायस डायोड है। ठीक, रिवर्स बायस डायोड एक क्या होता है, ओपन स्विच होता है। ठीक है, ओपन स्विच होता है, और ओपन स्विच मतलब डायोड डू नॉट कंडक्ट। और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो हमको आरएल के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ये हो गया इनपुट, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट। अब मैं बनाऊंगा आउटपुट वाला डायग्राम। अब अगर मैं देखूंगा तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आरएल का आउटपुट मिल रहा है ना, आरएल के अक्रॉस आउटपुट मिल रहा है, तो मेरे को आउटपुट मिल रहा है। निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहे हैं, तो इतने पार्ट में मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरे को आउटपुट मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो आउटपुट की डायग्राम है वो ऐसा ऐसा डायग्राम है। तो रेक्टिफायर में पूरे साइकिल में से एक ही साइकिल रेक्टिफायर हुई है ना, आधी साइकिल, सॉरी पूरे साइकिल में से आधी साइकिल रेक्टिफाई हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सर आपने तो कहा था रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी होता है, लेकिन ये तो डीसी नहीं है ना, ये होता है पल्सेटिंग डीसी। इसको क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी। ये परफेक्ट डीसी नहीं है, डीसी क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डीसी नहीं है ना, इसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन एक और सर्किट पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक, दैट इज फिल्टर सर्किट, तो वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात करते हैं अपन फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का थोड़ा सा डायग्राम अलग होता है ना, डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है। देखो, हाँ ट्रांसफॉर्मर यहां पे भी होता है, लेकिन यहां पे ना दो डायोड्स होते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्टेड। ये होता है D1, ये होता है D2, और इसका ना एक और सर्किट होता है यहां से, है ना, तो वो मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। यहां से इन दोनों के बीच से, ये पॉइंट से अपन आरएल निकालते हैं, है ना, और इसको ले जाके यहां पे खत्म करते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसका वर्किंग कैसा है ना, चलो इसका वर्किंग समझाता हूं, है ना, शॉर्ट में ही समझाऊंगा, डिटेल में तो अपने बोर्ड्स में दिया हुआ ही है ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला, सॉरी अपन दूसरी जगह चले गए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये जीरो है। ठीक है, इसको सेव कर देता हूं, वापस बताऊंगा, है ना। देखो, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो रहेगा, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो D1 के ये साइड में पॉजिटिव है और D2 के ये साइड में नेगेटिव है ना, समझा। तो जो D1 हुआ ये हुआ फॉरवर्ड बायस, और D2 जो हुआ ये हुआ रिवर्स बायस। ठीक है, D2 क्या हुआ, रिवर्स बायस। तो जो करंट है वो ऐसा फ्लो होगा, है ना, यहां से चालू होगा करंट,
ठीक है, D1 से चालू होगा ऊपर से, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ऐसा फ्लो होगा और वो RL से फ्लो होगा, है ना। देखो RL से, तुम समझो, मैं बहुत सारे डायग्राम्स नहीं बना सकता हूँ, कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, तो लेट अस जस्ट बी स्पेसिफिक, है ना। करंट यहां से निकला क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से करंट निकला, अब यहां पे आया। देखो इस जगह पे उसको दो रास्ते मिले, एक नीचे का, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे ना ओपन स्विच है, सॉरी ओपन स्विच है, तो नीचे ये ओपन स्विच हो गया ना, तो यहां नहीं जाएगा, वो यहां जाएगा, तो आरएल से जाएगा, करंट फ्लो होगा, है ना। तो मेरे को आरएल के अक्रॉस, है ना, आरएल के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, है ना, और वो भी कैसा, P2Q मिलेगा, यानी करंट P2Q फ्लो रहा है, देखो पॉजिटिव P2Q और फिर यहां पे अंदर चला गया, समझा। तो ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसा फ्लो होगा, तो ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव रहेगा, है ना, यानी D1 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ड्रॉ लिख देता हूं मैं फटाक से यहां पे, है ना, और D2 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ रहा है। अब ये P साइड में नेगेटिव लगा, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस्ड, इसके P साइड में पॉजिटिव लगा तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। मतलब कौन क्लोज्ड स्विच है, D2, और कौन ओपन स्विच है, D1। तो करंट यहां से निकलेगा, देखो करंट यहां से निकलेगा, यहां पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे करंट को दो डायरेक्शन मिली, एक ऊपर ओपन स्विच है, नहीं जाएगा, राइट में जाएगा और आरएल से फ्लो होते हुए ऐसा ऐसा होते हुए यहां आ जाएगा, मतलब कहां पहुंच जाएगा, कंप्लीट अपने ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा क्या कि आरएल के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, है ना, और वो भी कैसा मिला, P2Q। मतलब मुझे दोनों साइकिल में आरएल के अक्रॉस क्या मिला, आउटपुट मिला, और वो भी कैसा मिला, P2Q। तो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं, है ना, तो इसकी अगर हम लोग डायग्राम बनाने जाएं तो ना कुछ ऐसी आएगी, देखो तो ये जो है ये है आउटपुट और ये जो है ये है इनपुट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं ये पॉजिटिव, वो छोड़ दो। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, P2Q। तो मैंने ऐसा ऊपर एक पल्स बनाया, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है आरएल के अक्रॉस, मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, P2Q। वापस मैंने एक पल्स बनाया, P2Q मिल रहा है, मतलब वापस से सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए ऊपर ही पल्स बनाया है, नीचे नहीं बनाया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। वापस पॉजिटिव में भी मिल रहा है ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, कि क्या मुझे दोनों साइकिल्स में, हाफ साइकिल्स में, दोनों हाफ साइकिल में, यानी पूरे साइकिल में पल्सेस मिल रहा है क्या, आउटपुट मिल रहा है क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिल रहा, इसीलिए ये डायोड क्या हो गया, सॉरी ये रेक्टिफायर जो हो गया, ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब तुमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिसके ऊपर एमसीक्यू आया था, है ना। इन वन फुल साइकिल ऑफ इनपुट AC, है ना, इन वन फुल साइकिल ऑफ इनपुट AC, कौन सा कलर लेंगे अब हम लोग, ये वाला ले लेते हैं, है ना, ये कलर थोड़ा सही नहीं दिखता है, ये वाला ले लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो एक पूरे साइकिल में एक पल्स मिल रही है, देखो एक साइकिल में DC की एक पल्स मिल रही, ये भी पल्सेटिंग DC है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं पल्सेटिंग DC,
यानी इसका भी आउटपुट परफेक्ट डीसी है क्या? नहीं, पल्सेटिंग डीसी है। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे एक साइकिल में मेरे को एक पल्स मिल रही है डीसी की, है ना? तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी गेट 1 पल्स पर एसी साइकिल, एसी इनपुट, है ना? तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ half wave that is equal to frequency of input AC या AC input। ठीक है, एक साइकिल AC का एक पल्स, दो साइकिल AC के दो पल्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी AC की वही फ्रीक्वेंसी रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, लेकिन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर we get 2 pulses, है ना? we get 2 pulses per AC input, therefore frequency of full wave rectifier is 2 times frequency of इनपुट एसी, है ना? यानी जो एसी की फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसके डबल फ्रीक्वेंसी रहेंगी फुल वेव की। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी, है ना, इन इंडिया, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज और हाफ वेव रेक्टिफायर की होगी 50 हर्ट्ज, फुल वेव की होगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफायर। प्रॉब्लम विद रेक्टिफायर इज कि वो परफेक्ट डीसी नहीं दे रहा है, वो तुमको क्या दे रहा है? पल्सेटिंग डीसी। तो ये पल्सेटिंग डीसी को हमको प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज फिल्टर सर्किट, है ना? तो फिल्टर सर्किट करता क्या है ना? तो फिल्टर सर्किट के पहले हम लोग ये समझेंगे कि आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट परफेक्ट डीसी, है ना? तो ऐसा बोल दो क्या कि आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर विच इज नथिंग बट pulsating DC contains some AC component, है ना? Contains some AC component and this AC component in DC, है ना, AC component in output of rectifier that is known as ripple। उसको अपन क्या बोलते हैं? रिपल। तो जो एक्चुअली हमारा आउटपुट कैसा चाहिए था? डीसी चाहिए था, बट वो ऐसा होता है ना? तो उसमें एसी है, डीसी में क्या है? थोड़ा सा एसी है। तो वो जो प्रेजेंस ऑफ एसी है इन डीसी दैट इज नोन एज रिपल। ठीक है, तो रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या होता है? रिपल। और कितना रिपल है दैट इज मेजर्ड बाय रिपल फैक्टर। And ripple factor is defined as RMS value of AC upon DC value, है ना? जो RMS वैल्यू होती है AC की RMS वैल्यू IRMS I0/√2 अपॉन जो DC चाहिए अपने को वो। ठीक है, तो वो होता है रिपल फैक्टर। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर उतना खराब रेक्टिफायर, है ना? सो हाफ वेव रेक्टिफायर इज इट कंटेन्स लार्ज रिपल, है ना? तो इसलिए इट इज नॉट गुड, है ना? तो एनीवेज वो नहीं है अपने को सिर्फ इतना याद रखना है। अब फिल्टर सर्किट करता क्या, सॉरी उसके अंदर होता क्या है ना? तो फिल्टर सर्किट, है ना, फिल्टर सर्किट कंटेन्स, है ना, फिल्टर सर्किट कंटेन्स, है ना, अ कैपेसिटर।
फिल्टर सर्किट के अंदर क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो अब जो आउटपुट रहेगा रेक्टिफायर का, है ना, वो हम लोग RL को देंगे, लेकिन बीच में एक कैपेसिटर लगाएंगे, और ये जो कैपेसिटर है दिस इज फिल्टर सर्किट। सर एक कैपेसिटर फिल्टर के जैसे क्या एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, तो समझाता हूं, देखो, है ना। अब एसी का जो इनपुट होता है, सॉरी अपना जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का, वो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा फिल्टर सर्किट का आउटपुट, ठीक है। तो इतने से इतने पार्ट में, है ना, इतने पार्ट में कौन, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज। अब यहां से जब रेक्टिफायर का आउटपुट डिक्रीज हुआ, है ना, यहां पे आई कैन से दैट इस पार्ट में रेक्टिफायर आउटपुट डिक्रीजेस, तो उस केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज। कब तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, है ना। यहां से, इस पॉइंट से रेक्टिफायर आउटपुट इंक्रीजेस। अब वहां से अगर रेक्टिफायर आउटपुट इंक्रीज होना चालू हुआ तो वापस कैपेसिटर जो क्या हो गया था, चालू होना, डिस्चार्ज, यहां से चार्ज होना चालू होता इतने पार्ट तक, फिर वापस होता डिस्चार्ज, फिर होता चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर होता चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, है ना। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, इट इज आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, ठीक है। तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, तो आउटपुट कैसा आया इसका, करीब करीब ऐसा आया। तो इट इज एज गुड एज स्ट्रेट लाइन, है ना, एज गुड एज स्ट्रेट लाइन। बट इसमें भी थोड़े से वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस है, थोड़ा वोल्टेज ना चेंज हो रहा है, ऐसा चेंज हो रहा है, तुम देखो ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा वोल्टेज चेंज होता है तो ये जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस है, इनको अपने को कम करना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस अच्छे नहीं है ना। तो इसीलिए फिर हम लोग यूज करते हैं जेनर डायोड, है ना। तो जेनर डायोड पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, है ना, पावर सप्लाई हुज सप्लाई वोल्टेज, है ना, जो कि घर में 220 वोल्ट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ऐसा पावर सप्लाई जिसमें सप्लाई वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, उसको अपन बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। फिर होता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की डेफिनेशन तो तुमको आ जाए, ध्यान में आ गए होंगे। पावर सप्लाई हुज सप्लाई वोल्टेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं अपन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा होता है। तो जो, है ना,
अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। उस मसीहा को, है ना, उस भगवान के एंजल को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर, जो फेमस वोल्टेज रेगुलेटर है वो हमारे सिलेबस में है, वो है जेनर डायोड। है ना, जेनर डायोड इज द मोस्ट फेमस वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है ना, जेनर डायोड सबसे फेमस वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, अब जेनर डायोड बाकी जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है उससे कैसे डिफरेंट था? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड की सबसे पहली खास बात, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। है ना, सबसे ज्यादा डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है ये। बहुत डोपिंग होता है इसके अंदर, मतलब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बहुत ज्यादा डालते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, अब ऐसा क्या है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, समझाता हूं मैं। मतलब उसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? उसके लिए तुमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लास्ट, मतलब 11th के लेक्चर में पढ़ाया था वी आई का ग्राफ, है ना। तो जेनर डायोड का जो वी आई का ग्राफ होता है ना, वो कुछ ना इस तरीके से दिखता है ना। जिस वोल्टेज पे ये ग्राफ सडनली इंक्रीज किया वो वोल्टेज को बोलते हैं अपन VZ, है ना। एंड VZ इज नोन एज जेनर वोल्टेज, जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज, इस पे जेनर डायोड का ब्रेकडाउन टाइप में होता है, ब्रेकडाउन टाइप हो रहा है ना। और ये वाला जो रीजन है, अब तुम अगर देखोगे जेनर डायोड को, जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये पहले पहले कम है और फिर सडनली बढ़ा। तो मैं ये बोल दूं क्या कि यहां पे करंट जो था वो आई मिनिमम था और यहां तक करंट बढ़ा, करंट यहीं तक बढ़ेगा तो ये आई मैक्सिमम हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी मैंने वी और ये उल्टे जगह कर डाला, है ना। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए था आई और यहाँ पे लिखना चाहिए था वी। ठीक है, तो ये हो गया आई मैक्सिमम, ये माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, हमको ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखने लायक कि जेनर डायोड में करंट आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम तक बढ़ जाए, करंट आई मिनिमम रहे या आई मैक्सिमम रहे, वोल्टेज, है ना, अक्रॉस जेनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। और ये जो रीजन है इसको हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन या फिर जेनर ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। इतने रीजन में अपने को ऑपरेट करना है ना।
और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको अपन ना स्टार मार्क कर देते भाई, कि भाई वोल्टेज चेंज ही नहीं होता जेनर डायोड के अक्रॉस, है ना। तुम वोल्ट कितना ही करंट बढ़ा लो, वोल्टेज चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, सर्किट डायग्राम समझेंगे, है ना। ये जो है ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। यहां पे अपन एक सीरीज रेजिस्टर लगाते हैं, उसके पहले एक सिंबल रहेगा यार इसका, है ना। सिंबल बता देता हूं मैं यहां पे तुमको, इसका सिंबल। अब ये नॉर्मल डायोड ही है ना, ये नॉर्मल डायोड ही है, बस इसके अंदर दो डंडियां लगाने हैं, है ना, दो डैश लगाने हैं। उसके लिए ना टेक्निक याद रखो, अपवर्ड बैकवर्ड। क्या याद रखना है? अपवर्ड बैकवर्ड, ऊपर पीछे नीचे सामने। तो ये हो गया जेनर डायोड, ठीक है। अब जेनर डायोड अपन यहां लगाएंगे, है ना, ऐसा। ये हो गया जेनर डायोड। और इसके पैरेलल में अपन RL लगाएंगे, है ना। पैरेलल में लगाने से क्या होगा ना, जो जीनर वोल्टेज रहेगा VZ उतना ही मेंटेन होगा यहाँ पे VZ। तो आउटपुट तुम्हारा कितना रहेगा? हमेशा VZ, क्योंकि VZ रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड दैट इज VZ, है ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट। और वही तो कांस्टेंट रखना है। RL के अक्रॉस हमको वोल्टेज कैसा रखना है? कांस्टेंट, रेगुलेटेड रखना है। और वो कौन रखेगा? जिम्मेदारी किसकी है? जेनर डायोड की। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। पहले RS के बारे में बताता हूं। इसको बोलते हैं अपन सीरीज रेजिस्टर या सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, सीरीज रेजिस्टेंस। ये सर्किट में थोड़ा करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये वोल्टेज कांस्टेंट कैसे रखते हैं? सपोज, है ना, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, है ना, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से करंट इंक्रीजेस, है ना। ये जो फ्लो होने वाला करंट है यहां से ये इंक्रीज होगा। अब कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा। इसको मैं IZ बोलूंगा, इसको मैं IL बोलूंगा। तो मैं उसके लिए इक्वेशन लिख दूं क्या, कि I इज इक्वल टू IZ प्लस IL, है ना। तो अगर I इंक्रीज होगा तो एक तो IZ नहीं तो IL को इंक्रीज होना पड़ेगा। IZ इंक्रीज हो जाते हैं, IZ इंक्रीजेस। अब व्हाट इज IZ? करंट थ्रू जेनर डायोड। करंट कितना भी बढ़ा इतने लिमिट में, I मिनिमम से I मैक्सिमम के बीच में करंट कितना भी बढ़ा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो देयरफॉर VZ रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, VZ रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? और अगर VZ कांस्टेंट है तो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस RL कैसा रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि वही तो VZ रहेगा, पैरेलल में है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। मैं इसको अगर V इन बोलूं, इसको मैं VS बोलूं और ये VZ है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, कि V इन इज इक्वल टू VS प्लस VZ, है ना, ऐसा भी लिख सकता। तो ये इक्वेशन भी याद रखना, वेयर VS इज इक्वल टू I इंटू RS, I इंटू RS, है ना। तो करंट बढ़ने से जो एक्स्ट्रा का फ्लक्चुएशंस है वो VS ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा तुम याद रख लो, समझ लो, ठीक है।
तो ऐसा वर्क करता है हमारा जेनर डायोड। हमारे बोर्ड्स के लिए तो इतना भी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखो उसको कहाँ ऑपरेट करना है, कैसा ऑपरेट करना है, सिंबल क्या है ना। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? आई होप नहीं होगा। तो ये था, इट इज ऑल अबाउट जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे डायोड पे, है ना, एंड दैट इज फोटो डायोड। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोटो डायोड पे, है ना। तो फोटो डायोड इज अ डायोड विच कन्वर्ट्स, है ना, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखने लायक कि ये हमेशा, है ना, ऑपरेट होता है इन रिवर्स बायस्ड मोड, यानी इसको हमेशा हम लोग रिवर्स बायस्ड मोड में ही ऑपरेट करते हैं, है ना। और इसका जो सिंबल है वो है कुछ इस तरीके से, ऐसे दो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर लाइट गिर रहे हैं, है ना, लाइट गिर रहे हैं। अब इसका वर्किंग कैसा है ना। अभी क्या करते हैं ना हम लोग, एक डायोड है, फोटो डायोड, है ना, उसको जब सर्किट में लगाते हैं, है ना, सर्किट में रिवर्स बायस में लगाते हैं ना। एक काम करता हूं मैं, इस तरीके से यहां पे एक डायोड बना देता हूं, है ना, और उसको रिवर्स बायस कर देंगे, ये पी साइड, ये एन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बहुत सारे होल्स बनाए थे, है ना, यहाँ पे कुछ होल्स बनाने हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को बनाना है नेगेटिव इमोबाइल आयंस, है ना। और अब कौन सा कलर लूँ रे, ग्रीन ले लेता हूँ, एकदम ग्रीन, है ना, येलो भी है मेरे पास में। पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ठीक है, मैंने इसको क्या अप्लाई किया है यहाँ पे, रिवर्स बायस। लाइट नहीं गिरा है अभी तक, है ना, लाइट इज नॉट मेड टू फॉल, है ना, लाइट इज नॉट मेड टू फॉल ऑन फोटो डायोड, है ना, लाइट नहीं गिरा है। तो मुझे बताओ क्या करंट फ्लो होगा? यस, फ्लो होगा। याद रखो, रिवर्स बायस में, किसमें, रिवर्स बायस में हमेशा करंट जो फ्लो होता है ना, करंट जो फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो लाइट इज नॉट मेड टू फॉल, और फिर भी जो करंट फ्लो हो रहा है फोटो डायोड में, इसीलिए इसको अपन डार्क करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क करंट। क्लियर? अब जब लाइट फॉल्स, लेकिन काय पे? डिप्लीशन लेयर पे। जब लाइट को हम लोग गिराएंगे, है ना, कहां पे? डिप्लीशन लेयर पे, है ना, और लाइट के जो फोटॉन्स रहेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी बैंड गैप से,
है ना, जो बैंड गैप होती है, लाइट की एनर्जी जो है, लाइट के जो फोटॉन्स है, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स रहेंगे तो उनकी जो एनर्जी है अगर वो बैंड गैप से ज्यादा रहेंगी और वो डिप्लीशन लेयर पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। ठीक है, यहां पे इस रीजन में है ना, इस रीजन में है ना, इस रीजन में क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। क्लियर। अब यहां पे ना एक बात ध्यान में रखो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी ना, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए उनको सेपरेट करेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड काय की, ऑफ डिप्लीशन लेयर, है ना, सेपरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच आर जनरेटेड, है ना, जो जनरेट हुए। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं, है ना, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो दैट मीन्स कि दीज होल्स, है ना, विल मूव फ्रॉम, है ना, डिप्लीशन लेयर टू पी साइड। डिप्लीशन लेयर से वो कहां चल जाएंगे, पी साइड में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से कहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी वो कहां मूव करेंगे, डिप्लीशन लेयर से एन साइड में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद पी साइड में बहुत सारे होल्स जमा हो जाएंगे और एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे। इसके वजह से देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फोटोडायोड, है ना, विच विल गिव राइज टू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से अपने को करंट मिलेगा। समझ में आया क्या, क्या मिलेगा, करंट। अब ये जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है कि कितने होल्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं। कितने होल्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं वो डिपेंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने होल्स जनरेट होंगे वो डिपेंड करेगा लाइट के इंटेंसिटी पे। तो इसका मतलब ये है कि एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, है ना, आउटपुट ऑफ फोटोडायोड इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ निकाले अपन, इंटेंसिटी वर्सेस, है ना, फोटो करंट का, है ना, फोटो करंट नहीं बोलेंगे उसको, डिवाइस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डिवाइस करंट। फोटो करंट नहीं बोलते, फोटो करंट वो अपन फोटो सेल में बोलते हैं और डुअल नेचर वाले पार्ट में बोलते हैं, है ना, यहाँ पे डिवाइस करंट बोलते हैं। तो इसका ग्राफ यहां से चालू होता है और उसको बोलते हैं आईडी। आईडी यानी क्या है, डार्क करंट, यानी जब इंटेंसिटी जीरो है, लाइट फॉल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा करंट है, वो है आईडी। और ये थोड़ा सा करंट बढ़ता गया और फिर वो कांस्टेंट हो गया। सर कांस्टेंट क्यों हुआ,
बेटा कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एक लिमिट के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे उतने ही होने हैं ना, उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने की वो तो हमेशा उतने ही होंगे, तुम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होने वाले उनकी वैल्यू तो फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ये फिक्स होता है और इसको बोलते हैं IS, है ना, सैचुरेशन करंट। लेकिन तुमको पता है कि ये सब चक्कर में जो हमने रिवर्स वोल्टेज लगाया है ना, VS बोल सकते हैं इसको, VS है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से मैं एक नई चीज डिफाइन करूंगा कि VS अपॉन ID, जो रिवर्स वोल्टेज लगाया उसको मैंने अगर डार्क करंट से डिवाइड किया तो मेरे को मिलता RD, डार्क रेजिस्टेंस। क्या मिलता मेरे को? डार्क रेजिस्टेंस। इसके अलावा भी जो ग्राफ दिया हुआ है बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो CET के हिसाब से पढ़ के जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो पढ़ो भी मत, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं CET के लिए। मैंने वर्किंग भी तुमको शॉर्ट में समझा दिया है ना, ये तुमको बोर्ड्स में भी मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देख लो और लिख भी लो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोडायोड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ एंड दैट इज सोलार सेल, है ना। सोलार सेल क्या होता है? ओके, तो सोलार सेल इज अ डिवाइस, है ना, विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट उसके पहले हमारे पास में ना दो डिवाइस होते हैं, एक होता है फोटो थर्मल सेल, है ना। ये क्या करता है? ये सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये सोलर वाटर हीटर में कन्वर्ट होता है, कहाँ यूज होते हैं? सोलर वाटर हीटर में। फिर हमारे पास में फोटोवोल्टाइक सेल भी होते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये यूज होता है ना, ये यूज होता है हमारे सोलर पैनल्स में। कहां पे यूज होता है ये? सोलर पैनल्स में। ओके, तो सोलर सेल का वर्किंग कैसा होता है देखो, है ना। ठीक है, सोलर सेल में ना एक बहुत बड़ा सबस्ट्रेट होता है, जो कि ना P टाइप होता है। उसके ऊपर एक छोटी सी थिन लेयर होती है, N टाइप की थिन लेयर होती है। ठीक है, और ये बन गया हमारा जंक्शन। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ना एक कोटिंग करते हैं, ये कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग AR कोटिंग, सो दैट ये लाइट को ना रिफ्लेक्ट ना करे, लाइट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए। और यहां पे लगाते हैं अपन ये कॉन्टैक्ट, ऊपर वाला, ये होता है फ्रंट कॉन्टैक्ट। और यहां पे नीचे में भी एक मेटल का स्ट्रिप लगा देते हैं, जो कि होता है रियर कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां से हम लोग वायर निकाल के
लोड रेजिस्टेंस RL को लगा देते हैं, है ना। अब होता क्या है ना, तो ये है अपना सबस्ट्रेट और ये है उसका ये एन टाइप, है ना, ये N है, ये P है, ठीक है। अब होता ये है कि सनलाइट के जो फोटॉन्स है वो आके गिरते जंक्शन पे, और यहां पे क्या जनरेट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। मतलब वही हुआ जो फोटोडायोड में हुआ था, है ना। यहां पे सोलर रेडिएशंस के वजह से, है ना, क्या जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को, है ना, सेपरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, कहां की, डिप्लीशन लेयर की। वही हुआ, है ना, जो फोटोडायोड में हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी डिप्लीशन लेयर की, उसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर को सेपरेट कर डाला। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, एन साइड में, है ना। तो यहां पे, है ना, निगेटिव पोटेंशियल बन गया, और यहां पे क्योंकि सारे होल्स जमा हो गए तो क्या बन गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। तो यहां क्रिएट हो गया, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और अब तुम जैसे ही लोड लगाओगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है कि जो बैंड गैप होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अपने बुक में जो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना बैंड गैप का, मैं तुमको बता देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, है ना। इसका हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अभी मैं यूजेस वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, यूजेस एडवांटेज, है ना, क्योंकि वो तो सभी को पता ही होगा, बहुत पांचट है वो यूजेस और एडवांटेज, ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको वर्किंग समझ में आया। इसका कोई सिंबल नहीं है ना, इसका कोई सिंबल नहीं है ना। तो बेसिकली सोलर सेल ये होते हैं, सोलर सेल क्या होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। तो ये था शॉर्ट में किसके बारे में, सोलर सेल के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन एलईडी के बारे में, है ना। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये भी एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस रीजन, ठीक है ना। ये भी हाईली डोप्ड होता है ना। ये भी कैसा होता है, हाईली डोप्ड। इसके अंदर बहुत सारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी पी साइड में और बहुत सारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अपन एन साइड में ऐड करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल, अब ये क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो डायोड है ऐसा, फोटो डायोड में लाइट अंदर आ रहा था, इसमें लाइट बाहर आ रहा है, तो ऐसे दो एरो बना लेना, ठीक है, बाहर की तरफ, तो इट रिप्रेजेंट्स एलईडी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने लायक है, वो ये कि जब भी फॉरवर्ड बायस करते अपन एलईडी को, है ना, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस है ना, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस डिप्लीशन लेयर, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स
डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करेंगे एंड दे विल कंबाइन, है ना, वेयर दे कंबाइन। कंबाइन यानी कौन, इलेक्ट्रॉन किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, होल के साथ में। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको क्लास 11th के इसमें बताया था, तुमको याद है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, है ना। तो अगर इनका बैंड स्ट्रक्चर देखें अपन, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, यहां बहुत सारे होल्स, यहां बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां जा रहे, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन करेगा तो वो उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है और ये लोअर एनर्जी वाला है, तो यहां से बाहर आएंगे फोटॉन्स ऑफ लाइट, समझ में आए। एंड दिस इज हाउ, है ना, एलईडी वर्क्स, लाइट बाहर आता है। अब ये लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट, ठीक है। वो फॉरवर्ड करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से कहाँ आएंगे, वैलेंस बैंड में, उतने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। ज्यादा फोटॉन्स मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, डुअल नेचर में पढ़ा था भाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी। एलईडी में इतना ही याद रखना है, बाकी उसके यूजेज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसकी ऐसे जाके ऐसी, वो याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्लियर विद दिस। अब आते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे। ये टॉपिक इतना कीचड़ दिया हुआ है ना, कहाँ पे, अपने टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये बोर्ड्स में है, वैसे ही है, बहुत बेकार है ना। इसके ऊपर इंजीनियरिंग है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसके ऊपर है, लेकिन हमको बहुत सिंपल पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके ऊपर जितने टॉपिक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं वही मैं कराऊँ, वही टॉपिक्स मैं कराऊंगा तुमसे, है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते बीजेटी का पहला पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस, 2 जंक्शंस, 3 टर्मिनल्स 2 जंक्शंस डिवाइस, है ना। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, है ना, और 2 जंक्शन होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, नेमली, यानी कौन से होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, है ना। तीसरी चीज, है ना, ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, है ना, जो 3 टर्मिनल 2 जंक्शन के डिवाइस है, इसमें 2 डायोड्स, है ना, हम लोग बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, ऐसा समझ सकते हैं। 2 डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड है ना। तो उसके वजह से एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है, ये देखो, ये क्या है, P, ये दोनों क्या है, N, और ये है P, ये है N, ये दोनों क्या है, P, और ये क्या है, N। तो यहां से बन गया PNP ट्रांजिस्टर, ये पहला टाइप हुआ इसका, और यहां से बन गया NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार होते हैं, PNP और NPN, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखो, हमेशा याद रखो, इनकी जो डोपिंग होती है, इनके साइज जो है वो अलग अलग होते हैं, है ना। इसके सिंबल के बारे में
ठीक है, पहले सिंबल कर लेते इसका। देखो सिंबल कैसे बनाते इसका, है ना, इसका सिंबल ऐसे देखो, सर्कल, सर्कल, डायामीटर के नीचे, डायामीटर के नीचे एक लाइन बनाओ, सीकेंड बोलेंगे इसको, बीच में से लाइन बाहर, ऐसा ये बाहर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये पीएनपी वाला बना रहा, ये एनपीएन वाला बना रहा हूं। हमेशा याद रखो फर्क दोनों के सिंबल में एरो का है, और एरो देते अपन एमिटर के साइड में। किसके साइड में? एमिटर के साइड में। तो हमको एरो एमिटर के साइड में देना है। सर कहां देना है? अब ये एमिटर की साइड होती है, ये वाली जो डंडी है ये एमिटर की साइड है। हमेशा याद रखो पी एन पी, पी एन, है ना, पी एन, पी स्टैंड्स फॉर पॉइंटिंग, एन स्टैंड्स फॉर इन। पॉइंटिंग इन मतलब अंदर के तरफ, है ना, ये यहां पे रहेगा एरो, ठीक है, पॉइंटिंग इन, अंदर के तरफ, ठीक है। यहां पे नॉट पॉइंटिंग इन मतलब पॉइंटिंग आउट, ये रहेगा एरो के, है ना। ये जो एरो है ना, उसका जो डायरेक्शन है ये हमको आई ई का डायरेक्शन देता है। आई ई यानी क्या है? एमिटर करंट, आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ तुम लिख के रख लो इसको। एरो एमिटर करंट का डायरेक्शन देता है, आई ई मतलब एमिटर करंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये जो एमिटर होता है ना, इसका साइज और डोपिंग, है ना, ये सब चीजें पढ़ना है अपने को। ठीक है, एमिटर, बेस, कलेक्टर, है ना। एमिटर का जो साइज होता है ये मॉडरेट होता है, लेकिन डोपिंग हाई होती है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना है। बेस के लिए दोनों लो है, डोपिंग भी लो है, साइज भी लो है। कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है, लेकिन इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है, ठीक है। सबसे बड़े साइज में कौन है? कलेक्टर, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका वर्किंग समझाता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा नहीं समझेंगे अपन। ठीक है, ये एमिटर दिख रहा है, ये बेस, ये कलेक्टर, मॉडरेट, थिन, है ना, थिन साइज या लो साइज, थिन भी कर सकते हो, यहां पे थिन याद रखो, ठीक है, और लार्ज साइज, है ना। अब सपोज ये मैं एनपीएन ले रहा हूं, है ना, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ठीक है। अब देखो एन है तो यहां पे मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी मॉडरेट डोपिंग है तो यहां पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहां पे माइनॉरिटी में होल्स हैं, यहां पे मेजॉरिटी में होल्स है लेकिन ज्यादा नहीं है क्योंकि इसकी डोपिंग लो है, और यहां पे माइनॉरिटी में होल्स है ना। अब ये जो जंक्शन होता है, सॉरी, ये जो जंक्शन है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं अपन एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। और ये जो जंक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहां पे कि इस साइड में इसको अपन नेगेटिव लगाते हैं,
और इसको अपन पॉजिटिव लगाते हैं, है ना, वर्किंग समझने के लिए। तो वर्किंग समझने के लिए एमिटर बेस जंक्शन में यहां पे अगर N को अपन ने निगेटिव लगाया तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ ना, N को निगेटिव लगा, समझा क्या, N को क्या लगा निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। इधर N को क्या लगा पॉजिटिव, तो कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो गया रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, अब ये निगेटिव क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है E टू B जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे E टू B जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये E टू B जाएंगे और फिर B के बाद में कहां जाएंगे C, लेकिन B में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो B के होल्स के साथ में कंबाइन हुए, है ना, तो सम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा याद रखो, है ना, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, बेस से बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, है ना, करंट का फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो करंट कैसा आएगा, करंट कलेक्टर से कहाँ आएगा बेस में। अब इलेक्ट्रॉन अगर बेस से बाहर आ रहे तो इधर से एक करंट आएगा और दोनों मिलके कहाँ आएंगे एमिटर में, तो ये रहेगा IC, यानी कौन सा करंट, जो कलेक्टर से बेस में जा रहा वो क्या रहेगा IC, जो बेस में से अंदर जा रहा वो रहेगा IB, और ये दोनों मिलके बाहर आ रहे मतलब ये क्या रहेगा IE। तुम ऐसे विजुअलाइज करो, इसको ऐसे समझो। तो ओवरऑल अगर मैं एक इक्वेशन लगाऊं तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे ना अपन क्या करते हैं ना, करंट रेशियोज डिफाइन करते हैं, है ना, मैं उसको बोलूंगा करंट रेशियो। तो ना अपन दो करंट रेशियो डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है अल्फा, अल्फा रहेगा IC अपॉन IE, और दूसरा रहेगा बीटा, वो रहेगा IC अपॉन IB। देखो अल्फा रहे या बीटा रहे, ऊपर तो IC लगेगा, नीचे में बीटा के अगर IB है तो अल्फा के क्या रहेगा IE, है ना। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है ना, कौन बताएगा देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दैट इज योर होमवर्क। हिंट है, इसको डिवाइड बाय IC करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय IC करो, ठीक है, समझा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हम वन ऑफ द टर्मिनल्स, है ना, इज केप्ट कॉमन, है ना, कोई तो एक टर्मिनल जब कॉमन रखते तो वहां से ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, है ना। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन बनता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन बनता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉमन बेस में डायग्राम देखो कैसा होता है, अब सर्कल नहीं बनाया, है ना, ये एमिटर बेस कलेक्टर, ये हो गया अंदर के तरफ एरो, मतलब PNP, है ना, सॉरी उल्टा हो गया रे भाई, एमिटर बेस कलेक्टर अंदर के तरफ एरो, बेस को कॉमन किया, जिसको कॉमन किया उसको ग्राउंड लगाते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर एरो बाहर के तरफ, तो ये हो गया NPN। अब एमिटर कॉमन है ना,
देखो एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, एमिटर बेस कलेक्टर। अब कलेक्टर कॉमन है तो अपन ने उसको ग्राउंड किया। अब अगर मैं एरो यहां लगाऊं अंदर के तरफ तो ये पीएनपी हो गया, बाहर की तरफ लगाऊं तो एनपीएन हो गया। तुम लिखते चलो, है ना, पीएनपी एनपीएन, ये हुआ पीएनपी, ये हुआ एनपीएन, ठीक है। लास्टली यहां पे है ना कलेक्टर बेस एमिटर, एमिटर बेस कलेक्टर। देखो कलेक्टर को मैंने ग्राउंड लगा दिया, है ना, तो ये बन गया कॉमन कलेक्टर, जो जिसको ग्राउंड लगा वो कॉमन, ठीक है। अब यहां पे एरो लगाना है, अंदर के तरफ लगाया तो ये बन गया पीएनपी, बाहर के तरफ लगाया तो ये बन गया एनपीएन, तो ये हो गया पीएनपी, ये हो गया एनपीएन, ठीक है, समझे। तो यहां पे ना अपन एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, थोड़ी टेढ़ी हो गई तो तुम समझ जाओ, ठीक है, ठीक है। मुझे एक टेबल बना के देना है तुमको जो बहुत काम आएगा तुमको, ठीक है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा समझ जाओ, है ना। अब यहां पे देखो इनपुट आउटपुट, है ना, इनपुट में आएगा पहले करंट, फिर वोल्टेज, करंट वोल्टेज, और यहां पे रहेगा करंट गेन। करंट गेन इज ऑलवेज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। तो ये बीच में से एक और लाइन आ गई, ये बीच में से एक और लाइन आ गई, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं ये टेबल भरना। हमेशा याद रखो बेस कॉमन है तो इनपुट हो गया एमिटर, आउटपुट हो गया कलेक्टर। इनपुट क्या हो गया एमिटर, तो इनपुट करंट हो गया आई, आउटपुट करंट हो गया आईसी, ठीक है, क्लियर। वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा वी ई, है ना, इनपुट क्या है ई, लेकिन दो टर्मिनल्स के बीच में गिनते हैं वोल्टेज, तो कॉमन क्या है बेस, वो यहां पे ले लिया ईबी ईबी, और यहां पे वी सी आउटपुट है, लेकिन वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स के बीच में गिनते हैं, तो जो कॉमन है वो यहां लिख दिया वीसीबी, वीईबी वीसीबी। करंट गेन मतलब क्या है आउटपुट अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मतलब ये हो गया आईसी अपॉन आई, जो कि क्या है एक्चुअली अल्फा। तो कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन अगर पूछे तो तुमने क्या लिखना अल्फा, ठीक है, समझा। अब बात करते हैं अपन कॉमन एमिटर की। एमिटर अगर कॉमन है तो इनपुट हो गया बेस, आउटपुट हो गया कलेक्टर, इनपुट हो गया बेस, आउटपुट हो गया कलेक्टर। इनपुट वोल्टेज वीबी, आउटपुट वोल्टेज वीसी, लेकिन जो कॉमन है वो आगे लगेगा, याद रखो, ठीक है। करंट गेन रहेगा आईसी अपॉन आईबी, आईसी अपॉन आईबी इज इक्वल टू बीटा,
तो अगर तुमको पूछा कॉमन एमिटर करंट गेन, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, है ना, बीटा, मतलब IC अपॉन IB। कॉमन कलेक्टर के लिए, है ना, कलर अप अकाउंट सा, कलेक्टर अगर कॉमन है तो इनपुट रहेगा एमिटर और आउटपुट रहेगा बेस। तो ये रहेगा VE, ये रहेगा VB और ये लगेगा C आगे, क्योंकि C कॉमन है। इसके लिए कभी भी करंट गेन डिफाइन नहीं करते, नो करंट गेन इज डिफाइंड फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक के तरफ, एंड दैट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ने पड़ते हैं। वो होता है एनालॉग सिग्नल, है ना। एनालॉग सिग्नल क्या होता है ना, सिग्नल whose value is continuously varying, that is known as analog signal, ठीक है। तो इसका एक फेमस एनालॉग सिग्नल बोले तो क्या, AC, है ना। AC इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल इज दैट सिग्नल which has only two discrete values, है ना, जिसके पास में सिर्फ दो ही डिस्क्रीट अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हैं, है ना, जिसमें से एक वैल्यू को अपन हाई वैल्यू बोलते हैं और दूसरे वैल्यू को अपन लो वैल्यू कहते हैं। हाई इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड लो इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब आते हैं डिजिटल सर्किट्स। तो डिजिटल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं, है ना, which uses digital signals, ठीक है। इसका तो ग्राफ नहीं बनाया ना हम लोगों ने, इसका ग्राफ बना देते हैं, है ना। इसके ना दो ग्राफ याद रखो, ऐसा एक ग्राफ, है ना। अब इसमें देखो एक वैल्यू 5 अगर है तो दूसरी -5 है, और दूसरा है ऐसा ग्राफ, एक वैल्यू अगर 5 है तो दूसरी 0 है। इसमें हाई 5 है, लो -5 है, हाई 5 है, लो 0 है, ठीक है, बस दो ही वैल्यूज है लेकिन, ठीक है। अब डिजिटल सर्किट्स में हम लोग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। अरे एक चीज बताना भूल गया मैं, है ना, ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर में ये जो जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं कैसे रह गया, कलेक्टर बेस, है ना, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे मुझे लिखना तो पड़ेगा ही, है ना, एमिटर बेस, कलेक्टर बेस, है ना, रीजन, ठीक है। अगर एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है तो वो किस तरीके से वर्क करता है, एक्टिव रीजन में वर्क करता है, एंड इट इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। किसके जैसा काम करता है वो, एम्पलीफायर के जैसा। अगर
एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस, तो उसका जो वर्किंग रीजन है उसको बोलते हैं सैचुरेशन। याद नहीं रखा तो भी चलता, ये रीजन नहीं याद रखा तो भी चलता, लिख के रख लो, जेई में काम आएगा। जेई में से तो हटा दिया, सॉरी। एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ क्लोज्ड स्विच, है ना, किसके जैसे एक्ट करता वो, क्लोज्ड स्विच। और अगर एमिटर बेस है ना रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस भी क्या है, रिवर्स बायस, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और इट इज एक्टिंग लाइक अ ओपन स्विच, है ना। तो ये याद रख लो, लिख लो ये, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं इसमें, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स में। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, है ना, तो लॉजिक गेट्स वो डिजिटल सर्किट होते हैं, है ना, which has one or more input and only one output। एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, बट आउटपुट हमेशा एक ही होता है ना। हमेशा याद रखो कि इनपुट जो है एक या एक से ज्यादा रह सकते हैं, एक इनपुट वाला भी गेट होता है लॉजिक गेट, बट आउटपुट एक ही रहेगा। इसमें आउटपुट एंड इनपुट हैज सर्टन रिलेशनशिप, है ना, आउटपुट और इनपुट में सर्टन रिलेशनशिप होता है एंड दैट रिलेशनशिप इज नोन एज लॉजिक। उसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉजिक, है ना। तो इतने डेफिनेशंस याद रखना है लॉजिक गेट के लिए, है ना। एक और है बूलियन एक्सप्रेशन, है ना, बूलियन एक्सप्रेशन। ये जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप between input and output is mathematically represented by an expression known as बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड फाइनली लास्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज ट्रूथ टेबल, है ना। ट्रूथ टेबल इज अ टेबल showing all possible input combinations and their corresponding output, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो बताता है, इन सारे इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जैसे जैसे मैं आगे लॉजिक गेट्स पढ़ूंगा तुमको तो क्लियर होते चलेंगे। तो हमारे सिलेबस में 6 गेट्स हैं, 6 में से पहला और गेट, है ना। तो और गेट का लॉजिक क्या है, सबसे पहला लॉजिक, है ना। व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक है कि इफ any one input, if any one or both inputs are high, then the output is high। अगर एक, कोई भी एक या दोनों इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा, ठीक है। सिंबल, है ना, सिंबल देखो, इसका सिंबल है ए बी
ऐसा और ये y, ठीक है, ऐसा सिंबल है। बूलियन एक्सप्रेशन है ना, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। तो ये है इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे, ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल। तो इसके ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ऐसा ध्यान में रखो, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। देखो दोनों इनपुट लो है, आउटपुट लो, एक इनपुट आए आउटपुट है, एक इनपुट आए हैं आउटपुट है, दोनों इनपुट आए आउटपुट है, ठीक है, क्लियर। एक और बात इसमें याद रखने लायक, ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एडिशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन, ठीक है। अब यहां से ना कुछ रूल्स बन जाते हैं जो तुमको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। वो है 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 या फिर 0 प्लस 1 इट इज 1, एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। एक और एक 11 भी नहीं, एक और एक 2 भी नहीं, एक और एक होता है, ठीक है। तो ये रूल्स याद रखना है, ये और गेट से आते हैं, ठीक है, क्लियर। पहले क्या पढ़ा, लॉजिक, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल। सेम पहले क्या आएगा, एंड गेट के लिए लॉजिक, है ना। इसका लॉजिक क्या है, इफ एनी वन और both inputs are low, then the output is low। अगर कोई भी एक या दोनों इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो रहेगा, है ना। फिर क्या पढ़े अपन, इसका सिंबल, सिंबल पढ़े थे ना पिछले बार, तो अभी भी सिंबल ही पढ़ेंगे। तो इसका सिंबल देखो, ए और बी दो इनपुट है, यहां पे तुमको एक डी बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंबल। बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन है इसका y इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी। अब आएगा इसका ट्रूथ टेबल, है ना। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पिछले वाला ही टेक्निक है, ए बी वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1, दोनों इनपुट लो है आउटपुट लो, एक इनपुट लो है आउटपुट लो, एक इनपुट लो है आउटपुट लो, दोनों इनपुट आए हैं आउटपुट है ना। जैसे इसको क्या बोला था, लॉजिकल एडिशन, इसको बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। किसको, एंड गेट को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बारी आती है इसके रूल्स की, ठीक है। अब एंड यानी डॉट होता है, तो 0.00 है, 1.0 या फिर 0.1 कितना होता है 0, और 1.1 क्या होता है 1। तो ये रूल्स याद रखना है एंड गेट के लिए, है ना। अब आता है नॉट गेट, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है ना। ये क्या करता है,
इनवर्ट्स द इनपुट, है ना। इनवर्ट्स द इनपुट का मतलब क्या है, हाई को लो, लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इसका सिंबल है ना, वो क्या है, ऐसा। ये अकेला गेट है जिसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, बाकी सब में 2 इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबल। अब आता है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a बार, है ना। कलर चेंज कर दिया क्या अपन ने, कलर सेम रखते भाई, है ना। सॉरी, डायोड ही बना लिया अपन ने, तो है ना, y a, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a के ऊपर डंडी बार, है ना। इसका ट्रूथ टेबल सबसे ज्यादा सिंपल है, ना। इसका ट्रूथ टेबल सबसे ज्यादा सिंपल, ए के पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो a0 नहीं तो 1, जब a0 तो y1, जब a1 तो y0, है ना। इसको लॉजिकल इन्वर्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल इन्वर्टर। तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, 0 बार इज 1, 1 बार इज 0, ठीक है। एक और चीज याद रखो, 0 बार का बार इज 0, 1 बार का बार इज 1, ठीक है, क्लियर। ये दोनों बार कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। अब आते हैं नैंड गेट पे, है ना। नैंड गेट का लॉजिक क्या है, नैंड गेट यानी क्या है, एंड गेट का उल्टा, है ना, एंड गेट का उल्टा। अब एंड गेट में क्या था, एंड गेट में ये 0.00 था, 1.00 था, 0.1 0 था, 0 था, 1.1 1 था। अब उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0, है ना। तो आउटपुट 0 कब रहेगा, जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे, है ना। यानी अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई, इफ एनी वन और बोथ इनपुट आर लो देन द आउटपुट इज लो था, वहां पे आउटपुट इज हाई, है ना। तो क्या आएगा इसका लॉजिक, इफ any one or both inputs are low then the output is, वहां पे क्या था लो, यहां पे क्या आएगा हाई, ठीक है। अब आते हैं इसके सिंबल पे, ठीक है। इसका सिंबल ना देखो ऐसा है, ए बी, ये क्या है एंड गेट, और इसके आगे नॉट गेट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बनाते, अपन कैसा बनाते हैं, ए बी ऐसा वाई, ठीक है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन आएगा y इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। इसको याद रखो, ये अखंड बार है, पूरे के ऊपर बार है, लेकिन बार अगर सेपरेट होता है तो a बार डॉट का हो जाता प्लस और b के ऊपर लग जाता बार, ये याद रखना, सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल पूरा उल्टा रहेगा एंड वाले के, है ना। कैसे रहेगा, y b a 0 0 1 1 0 1
0 1, 0.0 क्या था वहां पे 0, यहाँ पे 1 1 1 और 0 है ना। अब इसको कुछ नहीं बोलते ऐसा है ना, तो इसके कोई रूल्स भी नहीं है, बस टेबल याद रखना है। नॉर गेट में क्या होगा, और का उल्टा होगा। तो और का लॉजिक क्या था, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा। तो इसका लॉजिक क्या रहेगा बताओ, इफ एनी वन और बोथ इनपुट्स आर हाई, वहां पे क्या था, देन द आउटपुट इज हाई था वहां पे, यहां पे क्या आएगा, आउटपुट इज लो। ठीक है, अब भाई यहां पे जो सिंबल है वो क्या आएगा इसका, है ना। यहां पे देखो ये ए, ये बी, ये था और आगे नॉट था और आउटपुट था, लेकिन ऐसा नहीं बनाते इसको, ए बी ऐसे सामने डंडी वाई। ठीक है, अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या आएगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी इसका आउटपुट और उसके आगे डंडी, अखंड डंडी है, पूरे दोनों को डंडी है ना, बार दोनों को बार है, तो इसके लिखेंगे ए बार डॉट बी बार, ए बार प्लस का हो गया डॉट बी बार। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट कंसेप्ट इसी का, दैट इज ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल और वाले के उल्टा रहेगा, है ना, y b और a 0 0 1 1 0 1 0 1 है ना। अब और में क्या था, 0.00 था, यहाँ पे 1 आएगा, 1.1 प्लस 0 क्या था, 1 था, तो 0 0 0। इसके लिए भी कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट हमारे सिलेबस के 12th के सिलेबस का, एंड दैट इज एक्सऑर गेट, है ना। एक्सऑर गेट का लॉजिक क्या है ना, इसका लॉजिक है ना, कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज लो। जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, लो। ठीक है, तो अब बात करना है अपने को इसके सिंबल की। ठीक है, इसका सिंबल कैसा आएगा, ये देखो, ये और टाइप में है तो ऐसा तो बनाना ही है, एक और बनाओ और एक सर्कल सॉरी एक आर्क ऐसा और लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सऑर गेट। ठीक है, अब बारी आती है बूलियन एक्सप्रेशन की। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, a प्लस गोला b प्लस और गोला b, है ना, तो इसको लिख सकते हैं a डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ऐसा दोनों वे है इसको लिखने के। तो ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। और फाइनली 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 अब आते ट्रूथ टेबल पे। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा इसका, ए बी वाई। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, है ना, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट लो, दोनों इनपुट अलग अलग है आउटपुट है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल इसका, है ना। हाँ, एक चीज और याद रखो, ये जो नैंड गेट होता है और जो नॉर गेट होता है ना, हम लोग इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं।
क्यों इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों की मदद से वी कैन ऑब्टेन और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, और एंड और नॉट तीनों हम लोग नैंड और नॉर से बना सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। समझ में आया? तो ये सारी बातें तुमको ध्यान में रखना है ना, सारी बातें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है ना, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं कल, और कल से हम लोग चालू कर रहे हैं सीईटी सीरीज 2024 का सीईटी सीरीज। चलो टिल देन बाय एवरीवन।